सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में बताए हुए हैं, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया गया है जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 यानी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक बताए हुए हैं, और भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक बताया गया है। जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो बाध्यकारी होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि उनको इंप्लीमेंट कराना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो वो उसके संबंध में गवर्नमेंट के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध वाद दाखिल कर सकता है। इसलिए मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। जबकि दूसरी तरफ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये बाध्यकारी नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक कल्याण के लिए इनको लागू किया जाना चाहिए, परंतु इनके इंप्लीमेंटेशन के संबंध में कोई भी वाद दाखिल नहीं किया जा सकता। ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। तो कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड होंगे, आर्टिकल 36 टू 51 मैंने बता दिया। कौन कौन से हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी हम लोग फंडामेंटल राइट्स की तरह इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, या गवर्नमेंट को चाहिए कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी जितना शीघ्र हो सके मूल अधिकारों की तरह प्रवर्तन कराया जाए। तो सबसे पहले आर्टिकल 36 में जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, यानी 12 सेक्शन आर्टिकल 12 जो है उसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, और राज्य को जो परिभाषा दी गई है उसमें ये बताया गया है कि कहने का तात्पर्य है कि राज्य की परिभाषा जो होगी वो मूल अधिकारों के संदर्भ में भी लागू होगी, और वो जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में भी लागू होगी। तो आर्टिकल 12 जो है वो आर्टिकल 36 से कोरिलेट हो जाता है। इसके बाद 37 और 38 बता देते हैं कि वहां पर जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय है उसकी अभिवृद्धि के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। आर्टिकल 39 जब हम आगे डिस्कस करते हैं तो आर्टिकल 39 जो है छोटे छोटे जो राइट्स हैं उसमें उनको बताने की कोशिश करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। वहां पर जो है जीविकोपार्जन के संबंध में बताया गया, और इसलिए जो जीविकोपार्जन का अधिकार है वो आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है, और यहां आर्टिकल 39 में एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद आर्टिकल 39A जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात करती है समान न्याय और निशुल्क विधिक व्यवस्था की। और समान न्याय, निशुल्क विधिक व्यवस्था यानी फ्री एंड कंपल्सरी लीगल एड। और ये आर्टिकल 39A जो है भले ही यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित की गई है, लेकिन इसको एक मूल अधिकार के तौर पर भी देखा गया है, और सीआरपीसी में भी, सेक्शन 304 सीआरपीसी में भी निशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो है कोर्ट फीस देने में अक्षम है, वो अधिवक्ता को फीस नहीं दे पाता है, तो राज्य का कर्तव्य है कि उसके लिए जो है विधिक सेवा प्रदान की जाए, उसके लिए जो है अधिवक्ता की व्यवस्था की जाए। तो ये व्यवस्था आर्टिकल 39A में की गई है। भले ही यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसको बताया गया है, लेकिन मूल अधिकार के रूप में भी ये प्रवर्तनीय है। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो 40 है, जो कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में जो है भारतीय संविधान में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है 41 वो है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार। जो मनरेगा थी, जो कि कांग्रेस के शासन काल में मनरेगा पॉलिसी जो चालू की गई थी, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 41। शिक्षा के अधिकार की भी बात हो रही है। हालांकि शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21A में एक फंडामेंटल राइट के तौर पर स्थापित किया जा चुका है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक मूल अधिकार के रूप में प्रवर्तनीय है, लेकिन यहाँ पर एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में भी बताया गया है, तो वर्तमान में इसको फंडामेंटल राइट के रूप में लागू कर दिया गया है। तो काम, शिक्षा और लोक सहायता की बात यहाँ आर्टिकल 41 में बताई गई है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है वो है
काम की न्यायोचित और मानवीय दशाओं और प्रसूति सहायता के लिए व्यवस्था। यानी जो लेबर एक्ट इम्प्लीमेंट है वो जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 42 जो लेबर लॉज इम्प्लीमेंट है, फैक्ट्री एक्ट हम लोगों ने लेबर लॉ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं, हम लोग जो है फैटल एक्सीडेंट पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन एक्ट पढ़ते हैं। बहुत सारे लेबर लॉ इम्प्लीमेंट है और वो इसलिए इम्प्लीमेंटेड है कि जो काम की दशाएं हैं उनको सुधारा जाए। प्रसूति सहायता महिलाओं को, जो मजदूर हैं, जो कि वर्किंग फीमेल्स जो कि वहाँ पर फैक्ट्री में या मजदूरी करती हैं, उनके लिए वो सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं और ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर आर्टिकल 42 में रखा गया है। इसके बाद फिर आर्टिकल 43 की बात आती है, वो आती है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। यानी कहने का मतलब है कि जो वहां पर लेबर लॉज हैं उसमें जो काम के घंटे हैं उनको निर्धारित किया गया है, काम की दशाओं को निर्धारित किया गया है, काम के वेतनमान को निर्धारित किया गया है। यानी मजदूरों को, कामगारों को शोषण से बचाने के लिए लेबर लॉज, श्रमिक विधियां पारित की गई हैं और उसी संदर्भ में आर्टिकल 43 जो है वहां पर इंप्लीमेंट किया गया है, जोड़ा गया है, रखा गया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व के तौर पर इसको दर्शित किया गया है। उसके बाद आगे हम चलते हैं और इसमें जो है नेक्स्ट जो है इसमें आर्टिकल 43A जो है उसमें उसको इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल 43A कहता है उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना, तो ये यूनियन की बात होती है। यानी ट्रेड यूनियन एक्ट जो कि लेबर लॉज में इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है ट्रेड यूनियन एक्ट, वो कहीं ना कहीं जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, उनका जो है कहीं ना कहीं इंटरफेयर होना चाहिए, उनका जो है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसलिए जो है आर्टिकल 43A में ये बताया गया है कि वहां पर उद्योगों के संबंध में जो कामगार हैं उनको जो है वो भाग लेंगे और वहां पर कहने का मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें केवल ऐसा नहीं होगा कि नियोजक ही होंगे, उसमें कामगारों की भी उचित भागीदारी मानी जाएगी। इसके बाद जो है आगे हम चलते हैं और फिर हम बात करते हैं इसमें आर्टिकल 44 की और धारा जो अनुच्छेद 44 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वैसे भी बहुत जरूरी है, ये होना भी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट अलग से इम्प्लीमेंटेड है, मुस्लिम लॉज अलग से इम्प्लीमेंटेड है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है काफ़ी जो है मुद्दा रहा है, काफ़ी चुनावी मुद्दा भी रहा है, काफ़ी इस पर डिबेट होता है। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर इसको फंडामेंटल राइट के तौर पर जगह दे दी गई तो फिर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर रखा गया है, इसलिए कहीं ना कहीं जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। यानी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं कर पा रहे हैं और जैसे ही फंडामेंटल राइट के तौर पर ये लागू हो जाएगा, ये इम्प्लीमेंटेड माना जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये 44 में बताया गया। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं और कहीं ना कहीं फिर इसमें जो है आर्टिकल 45 जो है ये बच्चों की शिक्षा वगैरह से संबंधित है। ये हम पहले ही जो है फंडामेंटल राइट जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। आगे चलते हैं 46 पर और आर्टिकल 46 कहता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की उन्नति। यानी कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है, जो SC ST हैं, उनके संबंध में जो है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर ये बताया गया है कि उनके हितों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट काम करेगी, उनको भी बराबर बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। और ये जरूरी भी है कि देश के सभी नागरिक जो हैं एक ही स्थल पर आकर खड़े हों, एक समान उनको जो है अवसर प्रदान किए जाएं और इसलिए आर्टिकल 46 में ये व्यवस्था जो है कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। इसके बाद आर्टिकल 47 में हम लोग आ जाते हैं और आर्टिकल 47 जो है वो बात करता है पौष्टिक आहार स्तर और पौष्टिक स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है। जो मजदूरों के बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे जो जिनको पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता है, क्योंकि कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे जो बच्चे हैं छोटे, अगर वही कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, जो युवा है वही अगर कुपोषित रहेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा, डेवलप कैसे होगा। इसलिए जो है वहां पर कुपोषण को दूर भगाना जो है सरकार का लक्ष्य है। जो पौष्टिक आहार है वो प्रदान किया जाना चाहिए, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो जो है समान मात्रा में सभी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और ये जो है आर्टिकल 46 में जो है 47 में जो है इसको बताने की कोशिश की गई है, ये चीज।